ठीक है, शुरू करते हैं। ओबीसी एनेक्सर, अगर आप यूपीएससी 2026 का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपने फॉर्म फिल करने के दौरान ओबीसी एनेक्सर इस वाले पोर्टल को भी देखा होगा। इस वीडियो में बेसिकली जानेंगे कि आपको ओबीसी एनेक्सर फिल करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना है और कैसे आप फिल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप यूपीएससी की वेबसाइट पे आ सकते हैं। जैसे आप वेबसाइट पे आएंगे तो आपको शुरुआत में दो कॉलम देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कहा गया है कि इसको एक बार के लिए पढ़ लेना। ठीक है, ओवरऑल इसमें रूल दिया गया है कि कौन ओबीसी के लिए एलिजिबल है और कौन ओबीसी के लिए एलिजिबल नहीं है। मोटा मोटी तौर पे बताऊं तो अगर आपके पेरेंट्स की सैलरी 8 लाख से कम है तो आप एलिजिबल हैं। ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं। और जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको मैं अगर शॉर्ट में बताऊं तो एक बार थोड़ा पढ़ के ही बता देता हूँ, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में हैं। देखिए, अगर आपके पापा ग्रुप ए सर्विस में हैं तो एलिजिबल आप नहीं हैं। मैं सही से थोड़ा देख लेता हूँ उसको। ठीक है, अगर आपके फादर आपके ग्रुप ए यानी कि क्लास ए ऑफिसर है, स्पेशली 40 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इन केस आपके पापा और आपके मम्मी दोनों ग्रुप बी सर्विस में हैं, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं। और अगर आपके फादर ग्रुप बी से हैं और 40 साल से ग्रुप बी में हैं और उससे वो प्रमोशन होके ग्रुप ए में आ गए हैं, मतलब 40 साल पहले उन्होंने ज्वाइन किया था ग्रुप बी सर्विस में, बाद में प्रमोशन होके वो ग्रुप ए सर्विस में आ गए हैं, तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि आप इन सब केस के दौरान क्रीमी लेयर में आ जाएंगे। इसके सिवा अगर आपके पापा ग्रुप बी या फिर ग्रुप डी सर्विस के एम्प्लॉय हैं, सीधी सी बात है, फिर आपकी सैलरी कितनी ही हो, 8 लाख से ऊपर हो नीचे हो कोई मायने नहीं रखता, आप एलिजिबल हैं। अगर ग्रुप बी सर्विस में भी प्रमोशन लेते हुए यूजली एलिजिबल है, ग्रुप बी सर्विस में भी अगर प्रमोशन लेते हुए या सिर्फ ग्रुप बी में है तो यूजली एलिजिबल है। समझे इसका मतलब? पहला हमने क्या देखा था क्रीमी लेयर के लिए, अगर आपके पापा ग्रुप ए सर्विस में है तो एलिजिबल नहीं है। और अगर आपके पापा पहले ग्रुप बी सर्विस में थे, ग्रुप बी सर्विस से प्रमोशन लेते हुए वो ग्रुप ए सर्विस में आगे हैं, तो भी एलिजिबल नहीं है। और अगर आपके पापा और अगर आपके मम्मी दोनों मिलकर ग्रुप बी सर्विस में है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अब आप देखिए कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपके पापा ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी सर्विस में है तो आप एलिजिबल है। अगर आपके पापा सिर्फ ग्रुप बी सर्विस में है, भले वो प्रमोशन लेके बने हो या फिर ग्रुप बी में ही उन्होंने ज्वाइन किया था, तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर आप आपके मम्मी का देख सकते हैं कि वो किसी भी जॉब में हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। इसके सिवा जो भी लोग हैं वो एलिजिबल है। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा नीचे, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो जानकारी फिल करनी है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। अगर आप सुनेंगे नहीं ध्यान से तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। जल्दबाजी नहीं करते हैं और थोड़ा सब्र के साथ में वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, एंड एक बात समझिए, ठीक है, कि अगर आपको इस तरीके के वीडियो थोड़े भी अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इन सबसे इतना मायने नहीं रखता, सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपकी कमेंट। अगर आपको मेरे इन वीडियो से इतनी कोशिश से कुछ भी मदद होती है तो आप बताया कीजिए कि हाँ भी मुझे मदद हुई, तो उससे क्या मुझे मुझे भी लगता है कि हाँ भाई मैं कुछ काम कर रहा हूँ वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि भाई ऐसे वीडियो बना रहा हूँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती है। कितना मिनट बोल दिया, करीब 30 एक मिनट बोल दिया। ठीक है, और मेरा नाम मुकेश पुखराज है, थोड़ा अपने बारे में इंट्रो दे दिया। अब चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, डेट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, यहाँ पे आपको आपके पापा का जन्म डेट है वो लिखनी है। यहाँ पे आपको आपके मम्मी की जन्म डेट लिखनी है। अगर आपके पापा के पास में जो परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड है तो आपको यहाँ पे यस पढ़ना है। ये जानकारी उनके लिए, फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मतलब कहने का मतलब किसान हैं, या फिर कह सकते हैं कि मतलब पुअर क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके पास में पैन कार्ड हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो डेली वर्कर होते हैं उनके पास में पैन कार्ड होता है, इसकी कोई गारंटी है नहीं। अगर है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अगर आप येस पे क्लिक करते हैं तो आपको पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। इसको ध्यान रखना कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको पैन कार्ड अपलोड करना ही है। अगर है तो ओके, नहीं है तो ओके। फिर आपको आपके मम्मी का पैन कार्ड पूछा जा रहा है तो यस, नहीं है तो नो पे आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में आपके फादर का प्रोफेशन के बारे में पूछा जा रहा है। अब इसको ध्यान में रखना कि जब आप आपके फादर का प्रोफेशन लिखेंगे तो कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो वो सीधा लिख देंगे गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट लिखेंगे। अगर वो मतलब स्पेसिफिकली आप मेंशन करेंगे जो आपका प्रोफेशन है। फॉर एग्जांपल अगर वो शॉपकीपर है तो आप शॉपकीपर लिखेंगे, ना कि आप बिजनेस लिखेंगे। अगर वो एग्रीकल्चर में है तो आप सीधे एग्रीकल्चर लिखेंगे। अगर वो सीए है तो आप सीए लिखेंगे। जो काम करते हैं उसको आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन करेंगे।
अगर आपके फादर सर्विस में हैं तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जैसे येस पे क्लिक करते हैं तो आपसे टाइप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट पूछा जा टाइप ऑफ द एम्प्लॉयर पूछा जा रहा है कि किस तरीके की सर्विस में है वो, तो आप उसमें को मेंशन कर सकते हैं। जो भी इसके अंदर लीगल प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन है, रिटायर्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप नो पे क्लिक करते हैं, वॉज इन सर्विस, अगर सर्विस में थे या नहीं थे, या फिर है या नहीं है, नो पे क्लिक करते तो ये खुलता ही नहीं है। और यस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में क्या क्या खुलता है इसमें, एग्रीकल्चर, बिजनेस, होम, सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। इफ इन सर्विस फेदर ही वॉज वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बैंक, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड स्कूल, अदर। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है वो देखिए। यहाँ पे सर्विस में जो पूछा जा रहा है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब समझे। अगर वो प्राइवेट जॉब में भी है तब भी आप मेंशन करेंगे। और प्राइवेट जॉब का मतलब क्या, जो प्रॉपरली रिक्रूट करता है। ऐसा कहने का मतलब कि आपने देखा होगा कि जो लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं उनके पास में प्रॉपर वो किसी भी कंपनी के लिए एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं, तो वो भी है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। या फिर वो देख सकते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मेडिकल डिपार्टमेंट में है, लीगल डिपार्टमेंट में है, जो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर जिस जगह पे आपके पापा काम करते हैं उसका आप फुल एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद में नेम ऑफ द पोस्ट विच वाज अपॉइंटेड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिस पोस्ट के लिए वो जिस पोस्ट पे वो अपॉइंट हुए थे उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। किस ग्रुप की वो पोस्ट है वो भी आप मेंशन करेंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, उसको आप मेंशन करेंगे। ऐसा मुझे यूपीएससी का ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ओबीसी एनेक्सर उनसे मांगा जा रहा है जो लोग नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, और जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं वो ग्रुप ए सर्विस का तो हो ही नहीं सकता ना। पता नहीं कैसे ये मेंशन कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ग्रुप ए, ग्रुप बी जो सर्विस है उसको आप मेंशन करेंगे। अगर आपके पापा की जो जॉब है वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इसमें से किसी में भी क्लासीफाई नहीं कर रही है, तो डीओपीटी की वेबसाइट से आप ओ एम नंबर, जो ये नंबर लिखा हुआ है, इसको एक बार आप डाउनलोड कर लेना और देख लेना कि उसके इक्विवेलेंट क्या ग्रुपिंग हो सकती हैं। समझिए इसका मतलब ये है, अगर आपके पापा की जो गवर्नमेंट जॉब है वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, इसमें से किसी में आ नहीं रही है, आपको पता नहीं है कि किस में है, तो इसके इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप देखेंगे कि मानो कि कोई जॉब है, एक बार के लिए अपन लेके चलते हैं, कोई बैंक का कोई एम्प्लॉय है कलर के, वैसे तो वो ग्रुप सी में आता है शायद, आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। पर अगर आपको नहीं पता है तो वैसे ही कोई जॉब को आप देख लेना, जो कि आप वेबसाइट से जाके विजिट कर सकते हैं। ऑल्दो ये दिक्कत किसी को आएगी नहीं, क्योंकि सबको पता रहता है कि उनके फादर किस ग्रुप में है, ऑलमोस्ट सबको पता है, ठीक है। तो आप इसके अंदर पता है तो यस पे क्लिक करके आप मेंशन कर सकते हैं यस, एंड आप मेंशन करेंगे और उसका जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। और डॉक्यूमेंट में क्या अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट के बारे में फाइल नेम सुजन वैद्य इंस्टीट्यूट में भी डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइजेज। यार इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें इन्होंने अपलोड कर दी हैं कि लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी इसमें। यहाँ पे कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि देखिए, अगर आपको पता है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी जो भी है पता है तो आप मेंशन करेंगे, नहीं पता है तो ये जो ऑर्डर है, जो इन्होंने नंबर दे रखा है, इसकी वेबसाइट से जाके आप चेक कर सकते हैं इसको। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस ग्रुप में आ रहा है, और पता चल जाता है तो उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपके फादर की जो सर्विस है उसको बताया गया है कि आप ग्रुप ए में हैं, ग्रुप बी में हैं, ग्रुप सी में या ग्रुप डी में हैं। बहुत कन्फ्यूजिंग है। यस करने के बाद में आप उसको मेंशन करेंगे और जो डॉक्यूमेंट है जिसके तहत ये कहा गया है उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आपके फादर सर्विस से रिटायर हो चुके हैं तो आप मेंशन करेंगे, या फिर टर्मिनेट हो चुके हैं, जब वो सर्विस में थे उस समय उनको निकाल दिया है, या फिर वो उन्होंने रिजाइन ले लिया है, या फिर उनका रिटायरमेंट हो चुका है, तो आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। इफ द फादर हैज रिटायर्ड, रिजाइन और टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस, द डिटेल ऑफ द प्रेजेंट स्टेटस फ्रॉम द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट, रिजिग्नेशन एंड टर्मिनेशन, इफ द एम्प्लॉयड मोड ऑफ द री एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इसको फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हैं, उसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्टार है नहीं, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स यूएन में, आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, कहने का मतलब किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, तो उसको आप मेंशन करेंगे। पर मुझे लग रहा है कि अगर जिनके फादर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे वो ओबीसी का फ़ायदा क्यों ही लेंगे, ठीक है। तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं, अगर येस तो येस, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर सकते हैं। और आगे आपको डेट भी लिखनी होगी, किस तारीख से वो काम कर रहे थे, मतलब किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे उसका नाम लिखना होगा। अगर आपके पिता की मृत्यु हो चुकी है तो आप वो डेट मेंशन करेंगे जिस तारीख को उनकी मृत्यु हुई थी। अगर आपके फादर है वो किसी कैपेसिटी से सफ़र कर रहे हैं सर्विस के दौरान, कहने का मतलब सर्विस के दौरान कुछ उनके साथ में हादसा हो जाता है और उनको परमानेंट कुछ डिसेबिलिटी वगैरह कुछ हो जाती है, तो आप उसको आप मेंशन करेंगे, और कब से वो सफ़र कर रहे हैं उसकी डेट को आप मेंशन करेंगे। नाउ
आप फिर से यहाँ पे मेंशन करना होगा कि आपके फादर की जो पोस्ट है और उसका ग्रुप है, अब जो पोस्ट एंड ग्रुप ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रुप ऑफ द पोस्ट, इक्विवेलेंट ऑफ द पोस्ट, कहने का मतलब जॉब का नाम, ग्रुप, उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। पे स्केल कौन सा है वो मेंशन करेंगे, अपॉइंटमेंट कब हुई थी या फिर प्रमोशन कब हुआ था उसको मेंशन करेंगे, एज कब है, किस एज में उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया था उसको मेंशन करेंगे, एंड मेथड ऑफ द रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट, वेदर बाय द डायरेक्ट रिक्वायरमेंट, प्रमोशन और कॉन्टैक्ट और अदर। जैसे कि हमने देखा था कि जो सर्विस में पूछा गया था उसमें सीधी बात बोली गई थी कि गवर्नमेंट में हो जरूरी नहीं है, आपके फादर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम कर रहे हो, कर सकते हैं। तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, कि मतलब डायरेक्ट उनका रिक्रूटमेंट हुआ था गवर्नमेंट के तहत, या फिर उनको प्रमोशन के तहत अभी जिस पोस्ट पे है वो है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के तहत लगे हुए हैं, वो आप मेंशन करेंगे। ओबीसी नेक्स्ट में आपके फादर की पूरी जानकारी मांगी जा रही है। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे या नहीं थे। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का मतलब क्या है, जैसे कि जज, जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, नॉर्मल बैंक का एम्प्लॉय कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके फादर फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमिश्नर, ऐसी कोई पोस्ट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। अगर है तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपके मदर का प्रोफेशन पूछा जा रहा है, सेम जानकारी जो अपने फादर के लिए भरी है वही। अगर आपके मदर का जो प्रोफेशन है वो आप लिखेंगे, और अगर कुछ भी नहीं कर रहे तो आप हाउस वाइफ लिखेंगे, ठीक है। सर्विस में है या नहीं है, नो पे क्लिक करेंगे तो बाकी के सारे वैसे भी बंद हो जाते हैं, बाकी के जितने भी सेक्शन है वो सारे बंद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जैसे आप नो पे क्लिक करेंगे। और ऑल दो अगर यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने गलत की यूपीएससी वालों ने, यहाँ पे लिखा है हाउस वाइफ। मुझे नहीं लगता कि हाउस वाइफ इनको लिखना चाहिए था, होम मेकर लिख सकते थे, यूपीएससी जैसी संस्था है और ऐसी माइनर मिस्टेक करती हैं। यूपीएससी मेंस में सवाल पूछती है 2024 में कि केयर इकोनॉमी के ऊपर आपका क्या सोचना है, और ये इस तरीके से लिख रहे हैं यहाँ पे। छोटी छोटी चीज़ें होती है पर कहीं ना कहीं माइंड सेट को दिखाती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे या नहीं थे आपके मदर, उसको मेंशन करना है। एक चीज़ मिस होगी, आपके फादर आर्म फोर्स या फिर पैरामिलिट्री फोर्स में सर्विस दे रहे हैं, और अगर आपके फादर की जो रैंक है वो कर्नल या फिर कर्नल से ऊपर है या फिर उसके आसपास में है, मतलब इक्विवेलेंट है, तो उसको आप मेंशन करेंगे यस, और जो पोस्ट है उसका नाम भी आप लिखेंगे, और अगर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सेम आपकी मदर के केस में उसको आप मेंशन करेंगे। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉलम जो कि है एग्रीकल्चर लैंड। आपके पास में एग्रीकल्चर लैंड है या नहीं है। अब वो एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होती है वो आपको पता होगा, अगर आपके पास में है तो। अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। अब एग्रीकल्चर लैंड दो तरीके की होती है, जिसको अपन इरिगेट कह सकते हैं एंड अनइरिगेट कह सकते हैं। कहने का मतलब एग्रीकल्चर लैंड के रूप में वो रजिस्टर तो है, पर उसमें खेती हो रही है या नहीं हो रही ये भी तो मायने रखता है। अगर खेती हो रही है तो वो इरिगेट है, अगर नहीं हो रही है तो वो अनइरिगेट है, तो उसकी जानकारी को आप मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले यस कर लिया, अगर आप नो करेंगे तो ये बाकी चीज़ें फिल करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने यस कर लिया तो ओके। एरिया ऑफ द इरिगेटेड लैंड ऑन बाय द फादर मदर चिल्ड्रन पुट टुगेदर, कहने का मतलब जो एरिया है एग्रीकल्चर लैंड का, उसमें आपका, आपके पापा का और आपके मम्मी का, तीनों के मिलाकर जितनी एग्रीकल्चर लैंड है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की अपने पापा की मेंशन करेंगे और काम हो जाएगा, सबकी मिलाकर। इसमें इरिगेटेड लैंड कौन सी कितनी है और अनइरिगेटेड लैंड कितनी है उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और फिर आप देखेंगे जो आपके एरिया में इसकी जो सीलिंग लिमिट होती है उसके अंदर, मतलब कहने का मतलब एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करने की एक सीलिंग लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर है। और दूसरी बात, वो लिमिट कितनी है आपके एरिया की वो यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी। वो आप आपके डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से जाके, मतलब गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर अपने डिपार्टमेंट, अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं वहाँ पे तहसीलदार या फिर पटवारी, उनसे जाके पूछेंगे तो वो आपको और अच्छे से इसको बता देंगे कितनी आपके एरिया की सीलिंग लिमिट है, ठीक है। इफ द लैंड इज बोथ इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड indicate whether the condition given in clause B sub clause first of the schedule 5 of the DOPT TOM number establishment डेट, ठीक है। अगर आपकी जो लैंड है वो इरिगेटेड एंड अनइरिगेटेड दोनों के अंदर है तो उसकी जानकारी को मेंशन करना है। वैसे इतना नहीं पता है आपको तो इसको खाली भी छोड़ देंगे तो इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टार दिया हुआ नहीं है। तो जितना पता है उसको मेंशन कर लो, और अगर एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं तो नो करके आगे बढ़ो सीधा, ठीक है। अगर है तो आपको मेंशन तो करनी पड़ेगी जानकारी, और अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनकम के बारे में। आपके फादर की इनकम आपसे पूछी जा रही है, और अगर आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आप यहाँ पे 0 0 फिल करेंगे, ठीक है। अगर डेथ हो चुकी है तो 0 0, अदरवाइज जो इनकम है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे 2022 की इनकम जो कि सैलरी के तौर पे मिली है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड में हमने यस कर रखा है ना, इसको नो कर देते हैं। नो करने के बाद में भी यहाँ पे ऑप्शन खुला कैसे है, इसको तो बंद हो जाना चाहिए था। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड,
ठीक है। अब यहाँ पे इस बात को देखिए, अगर सैलरी आ रही है तो उसको तो आप मेंशन करेंगे। इन केस आपके फादर की डेथ हो चुकी है तो आप 0 मेंशन करेंगे। एंड इन केस डेथ नहीं हुई है, लेकिन जिस कॉलम को पूछा जा रहा है उससे कोई कमाई नहीं हो रही है तो आप 0 मेंशन करेंगे। समझिए कैसे? जो सैलरी है वो आपने मेंशन कर दी। अगर आपके पास में कोई एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं और आपके फादर एग्रीकल्चर करते ही नहीं है तो आप यहाँ पे 0 मेंशन करेंगे। किसी और सोर्स से कोई इनकम हो रही है तो लिखेंगे, अगर नहीं हो रही है तो आप 0 मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं, यह आपको 3 साल का फिल करना है, 2022-23, 23-24 और 24-25। 3 साल का आपको मेंशन तो करना ही पड़ेगा, जो इनकम है वो तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पापा आईटीआर फिल करते हैं, और अगर यस तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अगर नो तो आप नो पे क्लिक करेंगे। अब आप ये देखिए कि आईटीआर क्या होता है। आईटीआर का मतलब इनकम टैक्स नहीं होता, ठीक है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि क्या मेरे पापा इनकम टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स नहीं है, इसका सीधा सा लॉजिक आपको समझाता हूँ। आईटीआर का मतलब ये होता है कि आप जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको ये बताते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है। एक तरीके से आप इसको इनकम सर्टिफिकेट की तरह मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट अलग है और आईटीआर अलग है। तो आईटीआर हर एक व्यक्ति भर सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 0 है, आप कुछ भी नहीं कमाते, फिर भी आप आईटीआर फिल कर सकते हैं। आईटीआर फिल करने का मतलब आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके ये बता रहे हैं कि मेरी टोटल इनकम कितनी है। अगर कुछ नहीं कमा रहे तो आप 0 फिल कर सकते हैं। और यह आप नहीं कर सकते, ये किसी सीए या फिर अकाउंटेंट के पास जाके आप करवा सकते हैं। अब इसको समझिए कि अगर आपके पास में आईटीआर आपके पापा फिल करते हैं तो यस करेंगे, और अगर नहीं करते हैं तो आप नो करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है, आईटीआर फिल करते हैं तो। और अगर नहीं करते तो नो पे। जैसे आप यस करेंगे तो अब आपसे पूछा जा रहा है वेदर द आईटीआर फॉर द लास्ट 3 ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ योर फादर आर अवेलेबल विथ यू फॉर अपलोडिंग। कहने का मतलब जो आपके पापा आईटीआर फिल करते हैं उसके पिछले 3 साल की फाइल आपके पास में अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो यस, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर आईटीआर फिल नहीं करते तो इसको छोड़ सकते हैं। अगर फिल करते हो तो यस पे करेंगे, और अगर आपके पास में फाइल है तो यस, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ सकते हैं। नो करने के बाद में आपके पास में एक अलग कॉलम खुल जाता है अंडरटेकिंग का। आई विल सबमिट कंप्लीट आईटीआर टू द कमीशन बिफोर द डेट ऑफ द इंटरव्यू। कहने का मतलब अगर आपके पास में अभी आईटीआर की फाइल नहीं है, ओके, पर जब तक आपका इंटरव्यू होने वाला होगा उस समय तक आप सारी जानकारी फिल कर देंगे, ठीक है। ये है वो। अब इसके बाद में आपके मदर की इनकम को पूछा जा रहा है। अगर कोई इनकम है तो यस, अदरवाइज आप 0-0 करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है अपलोड द मर्ज आईटीआर फाइल ऑफ द फादर एंड द मदर, मिनिमम साइज 50 केबी एंड मैक्सिमम साइज नॉट शुड बी मैक्सिमम साइज शुड बी 300 केबी। समझिए इसका मतलब क्या है। आप आपका फादर के यहाँ पे अगर यस करते हैं, ठीक है, जैसे कि आईटीआर ऑफ द, अगर आपके पास में ये अपलोड कैसे, इसका ऑप्शन तो आना नहीं चाहिए ना। हमने तो नो किया है ना, तो फिर क्यों आ रहा है ये। अच्छा, यहाँ पे यस हो रखा है ना, इसको भी नो कर देते हैं। फिर आ रहा है क्या ऑप्शन, फिर भी आ रहा है। अच्छा, मदर का नो करना होगा यहाँ पे। इसको नो कर देते हैं, इसको भी नो कर देते हैं, और इसको भी नो कर देते हैं, फिर भी आ रहा है। फिर क्या दिक्कत है, जब हमने बोल दिया कि हमारे पास में आईटीआर नहीं है तो। ठीक है, वैसे इसके ऊपर स्टार नहीं है तो इसके ऊपर नहीं भी भरेंगे तो भी काम अपना हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ओवरऑल क्या करना है कि आपसे पूछा जा रहा है कि आईटीआर फाइल अगर आपके पास में है तो आप तीनों को मर्ज करेंगे। जो तीनों पीडीएफ है उनको मर्ज करके आपके पापा की और आपके मम्मी की, अगर मम्मी का आईटीआर है तो, नहीं है तो आपके पापा का पिछले 3 साल का लेके उसको मर्ज करेंगे। ये लो, बंद होगी साइट पीछे से। इसको फिर से लॉगिन करता हूँ मैं, ठीक है, वेट कीजिए। साइट की ये अच्छी बात है कि जहाँ से ये खुलता है वहीं पे वापस ला के पटक देता है, ऐसा नहीं कि पीछे लेके जाता है। तो हमने ओवरऑल कहाँ तक देख लिया था, आईटीआर अपलोड करने तक देख लिया था। अब आपको यहाँ पे मेंशन करना है वेल्थ का। आपके पास में टोटल कितनी वेल्थ है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जितनी भी वेल्थ आपके पापा के पास में उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इस वेल्थ को कैसे काउंट करेंगे। ट्वेल्थ में तो गोल्ड वगैरह सारा आता है, और जो लोग राजस्थान से वगैरह बिलोंग करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास में तो वो घर में गहने वगैरह एक अलग तरीके से फैमिली में होते ही हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे इसको, खुद को भी इसको कैसे मेंशन करेंगे, तो आप अप्रोक्सीमेट कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे स्टार स्टार है नहीं, ठीक है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। स्टार होता है तो इसको बढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि वेदर द वेल्थ हेल्ड इज अबाउ द एग्जाम्शन लिमिट एज प्रिस्क्राइब इन वेल्थ टैक्स एक्ट। कहने का मतलब आपके पास में जो टोटल वेल्थ है वो वेल्थ टैक्स के एग्जाम्शन से ऊपर है या नहीं है। मुझे नहीं लगता होगी,
क्योंकि हमारे देश में किसी के पास होते भी है तो वो कहाँ मेंशन करता है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो बना ही लेते हैं फर्जी डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं आपको बोलूँगा कि जहाँ तक हो सके फर्जी चीज़ों से बचना, क्योंकि इस बार यूपीएससी बहुत ज़्यादा सीरियस है। बट फिर भी जो लोग करेंगे, करने वाले तो यस या फिर नो। अगर एग्जाम्सन से उम्मीद ऊपर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको वेदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ द सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग इनकम फ्रॉम द डिफरेंट सोर्स प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द पेरेंट्स, इफ यस तो उसको अपलोड करना है। कहने का मतलब whether documentary proof in support of the service status land holding income from the different source property held by the parents, if yes upload documentary proof। अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट वाला प्रूफ है जो आपके जो लैंड स्टेटस सर्विस लैंड होल्डिंग है, इनकम जो डिफरेंट सोर्स से हो रही है, प्रॉपर्टी जो आपके पापा ने हेल्ड कर रखी है, वो सारा प्रूफ है। कहने का मतलब यूपीएससी आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, आपके घर के कागजात वागजात सारे मांग रहा है, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आ रही है साइट करना क्या चाहती है। प्रीलिम्स के दौरान आप क्यों मांग रहे हो इतना, मतलब परेशान करके रख दिया बच्चों को, सही बताया ना, ये हरास करने की बातें हैं। ओवरऑल चाहे तो ये सारी चीजें ये मेंस के टाइम पे कर सकते हैं ना, ताकि जो लोग प्री देना 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 10 लाखों का डाटा लेके करोगे क्या, अच्छा डालोगे आप। सीधी सी बात है कि ओवरऑल ये साइट एक्चुअल में हुआ क्या है बताए, यूपीएससी क्या कर रहा है अभी, यूपीएससी का ईगो है, and they just want to show them we are the bigger institute, we are the biggest institute। हमारा जो एग्जामिनेशन का पोर्टल है, प्रोसेस है, वो सबसे मुश्किल है, तो उसको दिखाने के लिए आराज कर रहे हैं। ओवरऑल इसकी जरूरत है नहीं। अब सारा यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर सब निकल रहे हैं इनके लिए मुंह से डायरेक्ट, ठीक है। अब ये जो कुछ भी है यहाँ पे आप यस करके ओके करेंगे कि जो भी मैंने जानकारी भरी है वो एकदम सही है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह डाल के, जो रेजिडेंट है वो डाल के, आपका राज्य आपका डिस्ट्रिक्ट और ये डाल के इसको ओके करके आप सबमिट करके आगे बढ़ सकते हैं। समझाने में 20 मिनट लग गए, और इसको फॉर्म को फिल करने में कम से कम आपको 5-6 घंटे लगेंगे, ठीक है। मैंने कल फॉर्म फिल करने की कोशिश की थी शाम को, तो रात में करीब 10:30 या 11 बजे के आसपास बैठा था मैं, ठीक है। सुबह के करीब 2:30 बज गए, 2:30-3 बजने को आए, और तब तक मैं अनेक सर पे आया था। तो अभी अपन आगे की फॉर्मेट को मैं आगे फिल करूँगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप पूरे वीडियो को देख सकते हैं, 2-2.5 घंटे का अपलोड होगा। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ समझाने की कोशिश की है। स्टिल फिर भी कुछ डाउट तो बचे ही होंगे, क्योंकि डाउट का क्या है कि वो तो आते ही रहते हैं, बिन बुलाए मेहमान की तरह। अगर फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अभी चैनल पे 2-3 सीरीज चल रही हैं जिसके अंदर कंप्लीट पॉलिटी, प्रीलिम्स प्रेडिक्शन एंड 50+ एलिमिनेशन, ये 3 सीरीज चल रही हैं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, और ऐसे वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।